गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट थर्ड। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे और चार्ज का हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आप सिंपली इतना जान लीजिए कि यह एक सिंपल ऑपरेटर्स है जिसकी सहायता से हम परजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पता करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसका सहायता से इलेक्ट्रिक चार्ज के परजेंस को पता करते हैं। और इसके लिए क्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, इसके बारे में डिटेल्स आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम इसका जो फिगर्स है, फिगर्स आपको समझा दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। सबसे सिंपल बात, इलेक्ट्रोस्कोप एक आपका डिवाइस है जिसकी सहायता से मेटल पर बॉडी पर प्रेजेंट चार्ज के नेचर और उसके अमाउंट का एक रफ आइडिया हम निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि ये आपको क्या है जो दिख रहा होगा आपको बॉक्स में बंद, इसमें एक आपका ये स्फीयर दिख रहा होगा, एक ये वायर है और इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ। इसको लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ बोलते हैं। आपका गोल्ड लीफ हो जाएगा। यह आपका होता है मेटल एस्फीयर, मेटल एस्फीयर होता है। और जो बीच वाला दिख रहा है आपको, यह आपका होता है मेटल वायर, मेटल वायर होता है। हम लोग कॉपर इसको गोल्ड क्यों लेते हैं? तो आप इसका प्रॉपर्टी पता होगा कि गोल्ड को हम पतला बना सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिए हैं। तो आपके यहाँ पतला सा गोल्ड लीफ होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं क्या, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं। पहले से मतलब इसमें कोई भी चार्ज होगा, यानी कि नेट चार्ज इसका क्या होगा, जीरो होगा। जब इसके हम संपर्क में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाते हैं, जब इस अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के संपर्क में कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इससे क्या होता है, इस पर ट्रांसफर हो जाता है। इस पर इस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर हम दूसरा स्टेप, ये आपका हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। और दूसरा लगा दें हम चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसमें क्या होगा, ठीक है सिंपल यहाँ पर है, सॉरी ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है, आपका मिस्टेक से लिखा हुआ है। ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या सुनिएगा कि अगर अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है, जिसमें इसका मतलब हुआ कि जितने इसके पास पॉजिटिव आयन्स हैं, जितने से पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, यानी कि जितने निगेटिवली पार्टिकल हैं उतने ही पॉजिटिवली पार्टिकल हैं, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। तो अगर अनचार्ज है, अनचार्ज यानी कि इसका नेट चार्ज जीरो है, यानी कि जितना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही आपका पॉजिटिव आयंस है, तो दोनों का आपका रिजल्टेंट जीरो आ जा रहा है। लेकिन अगर जैसे ही एक अनचार्ज अनचार्ज हम अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक कोई एक हम पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाते हैं, तो इस इलेक्ट्रोस्कोप में प्रेजेंट जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रॉड की ओर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी जो पॉजिटिव आयंस हैं वह एक गोल्ड पर आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जिसके कारण इनके बीच आपका सेपरेशन बढ़ जाता है। इसके कारण यहाँ पर आपका सेपरेशन बढ़ जाता है। अगर इसके वजह से ये समझेंगे हम कि अगर हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर अगर हम निगेटिव रॉड को लाते हैं, तो अगर निगेटिवली रॉड को लाएंगे तो इस इलेक्ट्रोस्कोप में जितने भी आपका पॉजिटिव आयंस है वह सब इस ग्लास की ओर क्या हो जाएंगे, इस मेटल रॉड की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इस नीचे वाले साइड पर क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसके कारण आपका हो जाता है यहाँ पर डाइवर्ज, यहाँ पर इनके भी सेपरेशन बढ़ जाता है। तो समझिएगा डी से आपका होता है डाइवर्ज, डाइवर्ज यानी कि इसके भी सेपरेशन बढ़ रहा है। सी मतलब होता है कन्वर्ज, कन्वर्ज यानी कि ये सिकुड़ रहा है। तो यहाँ सिकुड़ा कैसे, देखिए सिंपल समझिएगा आप कि इसमें आपका जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब आपका ऊपर की ओर जाएंगे, जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब आपका ऊपर की ओर जाएंगे। सब अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका गोल्ड लीफ पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इस कारण यहाँ पर आपका कन्वर्ज होने लगता है। यहाँ पर आपका डाइवर्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले था अनचार्ज, इसके संपर्क में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाए, तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिससे कारण यहाँ इनके बीच क्या होता है, जो गोल्ड लीफ थे इनके बीच आपका आपका डाइवर्ज होने लगा। यहाँ पर जब एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाते हैं,
इसमें जितने प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर को जाने लगते हैं, यानी कि इस पॉजिटिवली ग्लास रॉड के नजदीक आने लगते हैं। और इस पर जिसके जो निचले हिस्से है, जो गोल्ड लीफ वाला पार्ट है, इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच का आपका यहाँ पर कन्वर्जन शुरू आपका हो जाता है। सेम अगर यहाँ पर समझेंगे हम सी फिगर में, तो जब अगर हम इस इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि जब एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक में कोई नेगेटिवली रॉड को लाते हैं, इसमें प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस ऊपर को आपको खिंचा जाएंगे, लेकिन जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि सब वो निचले साइड पर आएंगे, जिसका इनके बीच अब क्या हो जाता है, डाइवर्जेंस होने लगता है। अगर हम अनचार्ज जगह पर कोई एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले, यानी कि यह ऑलरेडी पहले से क्या चार्ज हो, तो मान लेते हैं कि यह पहले से क्या है, यह आपका पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर हम इसके नजदीक में, इसके संपर्क में कोई एक पॉजिटिवली मेटल रॉड को लाते हैं, तो आपका पॉजिटिव चार्ज इससे इस पर आपका आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपका इसके जो निचले हिस्से पर है आपका पॉजिटिव चार्ज के वैल्यू इंक्रीज होने लगेगा, और इनके भी डाइवर्ज इनके जो गोल्ड लीफ है वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लेकिन जब अगर निगेटिवली चार्ज रख के नजदीक में कोई अगर हम निगेटिवली ग्लास रॉड मेटल रॉड को लाते हैं, जब एक यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, यह आपका निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। जब इसके नजदीक में जब इसके नजदीक में कोई आपका निगेटिवली चार्ज रॉड को लाते हैं, तभी इनकी भी डाइवर्जेंस होना शुरू हो जाएगा। देखिए पहले से पॉजिटिव था और इसके पास में आप पॉजिटिव को ला दिए, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, जिसके कारण गोल्ड लीफ के भी डाइवर्जेंस होने लगा। सेम चीज यहाँ पर हो रहा है कि पहले से यह निगेटिव इस पर चार्ज था और इस पर निगेटिव चार्ज पास को लाते हैं, तो इनकी भी डाइवर्जेंस आपको क्या होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से अगर पॉजिटिवली चार्ज है और इसके नजदीक में क्या लाता है निगेटिवली, तो पॉजिटिव चार्ज है वह इस निगेटिवली रॉड की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इनके बीच यहाँ पर जो गोल्ड लीफ पर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होने लगेंगे, जिनके बीच यहाँ पर आपका कन्वर्जेंस आपको होने लगता है। तो अगर इस चीज को अगर आप पढ़िएगा इसका डिटेल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है ऐसे। तो बोल रहा है कि एक सिंपल ऑपरेटर्स है जिसकी सहायता से हम किसी भी बॉडी पर परजेस चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये मेटल लोब क्या है, जो बताया मेटल स्फीयर, ये आपका मेटल लोब है। जब मेटल लोब के संपर्क में जब एक चार बॉडी को टच में कराते हैं, तो कुछ चार्ज आपका गोल्ड लीफ जो बताया था नीचे आपका गोल्ड लीफ आपका ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण वहां पर रिपल्सन लगता है, और रिपल्सन होने के कारण वो डाइवर्ज हो जाते हैं। इनके बीच जो गोल्ड लीफ के बीच जो सेपरेशन हो रहा है, इस सेपरेशन की सहायता से एक हम रफ आइडिया निकाल पाते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज को। अगर उसी प्रकार इसको पॉइंट बना लीजिए, आप इसको आप पहला पॉइंट बना लीजिए। अब आती है सेकेंड पॉइंट पर कि इफ अ चार्ज बॉडी brought नियर अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो पहला बात बोले आपको ये वाला कि जब मेटल लोब के संपर्क में कोई एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, तो जो कुछ चार्ज है वो गोल्ड लीफ में आपका ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण उनके बीच रिपल्सन लगता है, और रिपल्सन के कारण उनके बीच दोनों जो गोल्ड लीफ्स है वो डाइवर्ज हो जाते हैं, और उनके बीच जो डाइवर्जेंस हो रहा है, जो आपका सेपरेशन हो रहा है गोल्ड लीफ के बीच, वहां से अमाउंट ऑफ चार्ज का रफ आइडिया हम लोग निकाल पाते हैं, अनुमान भी निकाल पाते हैं। लेकिन जब एक चार्ज बॉडी को किसी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे, तो वहां पर भी आपका क्या होता है, वहां पर भी डाइवर्जेंस होगा। कब? अगर दोनों पर सिमिलर चार्ज होगा, यानी कि जैसा चार्ज गोल्ड लीफ पर है वैसा ही चार्ज अगर बॉडी को संपर्क में लाए, तो आपका वहां पर डाइवर्जेंस होने लगेगा। लेकिन अगर आप अपोजिट को लाए हैं, तो आपका इंडक्शन की वजह से आपका वहां पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कन्वर्जेंस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ बताते हैं आपको इस वाले फिगर में, क्या देखिए अब ये क्या हो रहा था कि इस पर पहले से था पॉजिटिवली, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था। जब इसके पास में कोई एक नेगेटिव मेटल रॉड को लाते हैं, तो इनके बीच क्या लगता है, आपका कन्वर्जेंस आपको लगता है ये आपका गोल्ड लीफ है और कन्वर्ज होना शुरू हो जाते हैं। ये सिंपल आपका इसके बारे में डेटा है, अब इसको पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा चीज आपका नहीं है। चलिए हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आपका होता है।
तो कुछ इसके बारे में कुछ नोट्स भी है, और नोट्स आप याद रखिएगा कि जब हम किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को हम अर्थ से करते हैं कनेक्ट, तो वह आपका क्या हो जाता है, वह न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? देखिए ये था पहले से पॉजिटिव, जैसे ही ग्राउंड से करिएगा कनेक्ट, या इस मेटल में जब इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण यह क्या हो जाता है, आपका न्यूट्रल हो जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। उसी प्रकार यह लिखा हुआ है कि जब एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर को किसी एक हम कि हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी कि जो बाहर वाला है, बाहर वाला क्या है, सॉरी आपका बाहर वाला है इंसुलेटेड, सॉरी हॉलो हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टर है। जब इसके अंदर में कोई एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर को लाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका जो जो चार्ज का है, तो ये बोल रहा है कि इफ थ्रू अ फाइन कंडक्टिंग वायर द चार्ज विल कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम द इनर कंडक्टर टू द आउटर कंडक्टर, यानी कि अगर हम इनको हम एक मतलब किसी वायर से करंट कर दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो आपका जो चार्ज है, तब जो चार्ज है वह इस बॉडी से इस बॉडी में आपका ऊपर क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि जो अंदर वाला है, वह अंदर वाला क्या है, अंदर वाला है चार्ज्ड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, और इसके जो सराउंडिंग में है, इसके बाहर दिख रहा है, वो आपका हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टर है। हॉलो इंसुलेटेड यानी कि इसका जो बाहरी जो भाग है वह इंसुलेटेड है, इसका कोई एटमॉस्फेयर से आपका सराउंडिंग संपर्क नहीं है। अगर हम इसको और इसको एक अगर वायर से कर दें कनेक्ट, तो इसका जो टोटल चार्ज है इस पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें बात लिखा हुआ है। तो कुछ और भी पॉइंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको जो ऑब्जेक्टिव्स बनाने में आपको हेल्प करेगा। चलिए हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। आपको दिखा दे रहे हैं कि आपके सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स को पढ़िएगा, कि लाइटिंग के बारे में है, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में है, इन चीज को आप पढ़िएगा, आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में हेल्प आ जाएगा। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, तो आपको हम इसको पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब अगर 100 बबल को नेगेटिव चार्ज देंगे, तो उसका साइज क्या होता है, आपका उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी भी जब आपका रिपल्सन लगता है 100 बबल्स में, और जो नेगेटिव चार्ज है उनके भी रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से उनका जो साइज है वह इंक्रीज होना आपको शुरू हो जाता है। इसको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, जो नहीं देखे अब उसी को आप देख लीजिए। बोल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए, चार में से कौन सा आपका जो चार्ज है पॉसिबल नहीं है। देखिए आपका ये तो पॉसिबल है, सबके पता है, ये आपका पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कैसे? देखिए ये आपका पॉसिबल इसलिए है कि जैसे ही आप यहाँ पे डेसिमल हटाइएगा, तो बटा में क्या आ जाएगा 10, और वापस बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर आपका 19 बन जाएगा। यानी कि अगर आप क्वांटाइजेशन पढ़े हैं, तो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा, वह स्मॉल ए की इंटीजर मल्टीपल ही होगा। जब भी होगा तो स्मॉल ए की इंटीजर मल्टीपल ही होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी इंटीजर मल्टीपल होता है आपका। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखिएगा, तो सी में आपको पावर क्या दिख रहा है, पावर आपका हो रहा है -20। तो आपका -20 कभी नहीं हो सकता है, आपको मिनिमम हो सकता है -19। देखिए आपको यहाँ लिखा हो -18, तो -18 इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, तो 10 के पावर जो -18 है वो 10 के पावर -19 से ज्यादा होता है। यानी कि मिनिमम चार्ज ही इतना पॉसिबल है, इससे का स्मॉल चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, इससे अधिक पॉसिबल है। लेकिन जो सी का वैल्यू देखिएगा तो इससे कम है, इससे आपका कम है, तो आपका ये जो चार्ज है वो कभी आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज से छोटा चार्ज आपका पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज जब भी होगा तो आपका स्मॉल ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज के इंटीजर मल्टीपल ही आपका होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5 बॉल सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेशन थ्रेड, यानी कि धागे से हम 5 बॉल को लटकाए हैं। तो मान लेते हैं पहला बॉल है, दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है, चौथा है, और आपका पांचवा है। 5 हो गए, 4 हो गए, सबको धागे से लटका दिए। कुछ पेयर्स दिया हुआ है, जैसे कि आपको देखा पहला दूसरा का पेयर दिया हुआ है, दूसरा चौथा का है, और फोर्थ और 1 का है। यस एक पेयर हुआ। और इन पेयर्स के बीच क्या लग रहा है, इन पेयर्स के बीच लग रहा है आपका एट्रैक्शन।
इन पेयर्स के बीच लग रहा है अट्रैक्शन, और आपको दिया हुआ है कि 2 3 तो इसलिए 2 3 और 4 5 इनके बीच क्या लग रहा है, रिपल्सन। जो आपका ऊपर जो लिखे यानी कि 1 2 2 4 और 4 1 इन पेयर्स के बीच लग रहा है अट्रैक्शन, जबकि 2 3 4 5 के बीच लग रहा है रिपल्सन। तो पूछ रहा है कि आपका जो बॉल 1 है, बॉल 1 है, यह किस नेचर का आपका होगा। तो सिंपल समझिएगा आप कि आपका 1 और 2 के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। 2 और 4 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, और 1 और 4 के भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपका जो चार है वो एन के सिमिलर होगा नहीं। आपका जो फोर्थ बॉल है वह आपका 1 के सिमिलर होगा नहीं। अगर हम ऐसे मानते हैं कि अगर हम फोर्थ को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो 1 को मानना होगा नेगेटिव। अगर हम इसे मानते हैं नेगेटिव, इसे मानना होगा पॉजिटिव। तो हम दो कंडीशन मानते हैं, दो कंडीशन पॉसिबल है आपका। अब 2 और 4 के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो अगर हम 1 को ये देखते हैं, 1 और 2 देखते हैं, 1 और 2, तो अगर हम 1 को मानते हैं पॉजिटिव तो 2 को मानना होगा नेगेटिव, तभी तो आपका रिएक्शन होगा। अगर हम इसको मानते हैं नेगेटिव, इसको मानना होगा पॉजिटिव। अब आते हैं 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच, तो अगर 2 को मानते हैं पॉजिटिव तो 4 को लेना होगा नेगेटिव। उसी प्रकार अगर हम 2 को लेंगे तो नेगेटिव, तो 4 लेना होगा पॉजिटिव। अब पहले आप देखिए कि इनमें से कौन पॉसिबल है। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम 1 को मान ले पॉजिटिव, हम रेड से कर देना है आपको ताकि आप इसको देख पाइएगा। अगर देखिए, अगर हम इसको कंसिडर कर लें, सॉरी, अगर हम इसको लेके चलते हैं रेड को, मतलब सॉरी, कि अगर मान लेते हैं कि 1 क्या पॉजिटिव है, 1 आपका पॉजिटिव होगा, तो आपका सेकेंड क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी अट्रैक्शन लगेगा। और अगर सेकेंड नेगेटिव है तो आपका फोर्थ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, आपका फोर्थ होना चाहिए पॉजिटिव, तभी पॉसिबल है अट्रैक्शन। यानी कि हम अगर एक कॉम्बिनेशन बताएं, तो अगर आपका 1 क्या, अगर 1 आपका पॉजिटिव है, 1 अगर पॉजिटिव है तो आपका 2 नेगेटिव होना चाहिए, 2 नेगेटिव है तो 4 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर 4 पॉजिटिव है तो 1 आपका नेगेटिव होना चाहिए। देखिए कॉम्बिनेशन गलत हो गया, क्योंकि हम लोग शुरू क्या मान चुके थे, हम लोग फर्स्ट मानते कि आपका 1 पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यह आपका पॉसिबल नहीं है। चलिए इसमें अभी और आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन कि अगर हम इसको लेकर चलते हैं नेगेटिव, अगर 1 को लेकर चलते हैं नेगेटिव, तो सेकेंड क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सेकेंड होगा पॉजिटिव तो आपका 4 क्या होगा, नेगेटिव। अब 4 होगा नेगेटिव, 4 होगा, अगर 4 होगा नेगेटिव तो 1 होगा पॉजिटिव। फिर तो गलत आ गया, क्योंकि हम 1 माने थे नेगेटिव और यहाँ 1 आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का आपका कंसेप्ट होगा ही नहीं। अब क्या बचा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मान के देखते हैं। अगर हम 1 को मानते हैं न्यूट्रल, 1 को मानते हैं न्यूट्रल और 2 को मानते हैं पॉजिटिव, तो इनके बीच लगे अट्रैक्शन, आपको पता ही होगा कि कोई भी आपके चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट ही करती है ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज। अगर 1 को मानते हैं नेगेटिव तो 2 को मानना होगा, और 1 को न्यूट्रल मान लिए और 2 को पॉजिटिव मान लिए। अगर हम 2 को माने हैं पॉजिटिव तो आपको 4 क्या मानना होगा, आपको 4 मानना होगा नेगेटिव, तभी अट्रैक्शन लगेगा। अगर 4 नेगेटिव माने हैं तो 1 आपका वापस से क्या हो गया, न्यूट्रल। तो आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया कि आपका 4 1 को करेगा अट्रैक्ट, आपको 2 4 कर रहा है, 1 2 कर रहा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यह आपका कंफर्म हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आप एक चीज को जो लिखा हुआ था नीचे आपका, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप कैसे होगा मैं चीज को यहाँ पर समझा चुके हैं। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि सेम रेडियस का 2 दिया हुआ है स्फीयर, एक सॉलिड है एक हॉलो है, बताइए दोनों में से कौन अधिक चार्ज रख सकता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा, दोनों आपका सेम चार्ज रखेगा। आपको हॉलो और आपको सॉलिड से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो डिपेंड करता है कि साइज पर। साइज इसका अधिक होगा और चार्ज आपका अधिक रखेगा, साइज कम होगा तो चार्ज कम होल्ड करेगा। लेकिन दोनों का रेडियस सेम है, और रेडियस अगर सेम है तो हॉलो या फिर सॉलिड हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि दोनों दोनों क्या रखेंगे, सेम चार्ज आपको रखेंगे। चलिए इसके आगे आते हैं हम लोग। इसके आगे है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये निकालना सिंपल सा, आप अगर क्वांटिटेशन रूल लगाते हैं Q बराबर एन, तो आपको एन कैसे निकलेगा, 4 बटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज आपका दिया 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये सिंपल है। अगला आते हैं कि अगर कोई भी वायर में 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपका पास हो रहे हैं, तब बताइए उसमें करंट कितना होगा।
तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। चार्ज का क्वांटाइजेशन होगा एन ई बटा टाइम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ पर सेकेंड, यानी कि 10 के पावर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड पास हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा, तो आपको आंसर इतना आ जाएगा। आप इस चीज को देख सकते हैं। यह था आपका कुछ आपका एग्जाम्पल था वो, और ऐसे भी एग्जाम्पल से आपको हम अगेन कराएंगे, यानी कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो केवल आपको क्वेश्चंस पर आधारित होगा। तो कुछ बेसिक जो सवाल थे, क्वेश्चंस थे, उसको बता दिए हम, और इसके रिलेटेड जो और भी सवाल होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने को कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आज टॉपिक्स को शुरू करते हैं आगे। और टॉपिक्स आपका क्या है? कूलॉम्स लॉ। टॉपिक्स जो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ है क्या? तो कूलॉम्स लॉ की सहायता से हम किन्हीं टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड कर पाएंगे। यानी कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? ये लिखेंगे वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होगा? सिंपल याद रखिएगा कि अगर चार्ज के सेपरेशन के बीच का, अगर चार्ज के बीच का सेपरेशन इस बॉडी से के एक साइड से कहीं ज्यादा होगा, तो हम इस बॉडी को क्या मानेंगे? पॉइंट चार्ज मानते हैं। जैसे कि आपको दो चार्ज माने, दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कितना? 100 मीटर है, और जो चार्ज बॉडी है उसका साइज एक सेंटीमीटर है। तो हम 1 सेंटीमीटर को हम बहुत ही 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से बहुत ही छोटा होगा, तो 100 सेंटीमीटर कंपेरिजन में 1 सेंटीमीटर क्या मान सकते हैं? नेगलेक्ट मान सकते हैं। इसीलिए पॉइंट चार्ज है क्या? तो पॉइंट चार्ज बॉडी उसको बोलेंगे जब चार्ज के बीच का सेपरेशन इसके साइज कंपेरिजन बहुत ही ज्यादा हो। स्टेशनरी यानी कि चार्ज आपका रुका हुआ होना चाहिए। चार्ज अगर मोशन में, तो वहां पर कूलॉम्स लॉ को हम नहीं लगा सकते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखने वाले कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ है क्या? तो कूलॉम्स लॉ बताते हैं कि किन्हीं टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच, मान लीजिए Q1 Q2 क्या है? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो इनके बीच जो लगने वाला आपका अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स है। अब अट्रैक्शन रिपल्सन कब होगा? अगर मान लेते हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव है, तो आपको क्या लगेगा? रिपल्सन। अगर दोनों का निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तभी आपका लगेगा रिपल्सन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो यहाँ का लगेगा अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कब लगेगा और रिपल्सन कब लगेगा, डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ चार्ज पर। फिर हम निकालने वाले कूलॉम्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कूलॉम्स ने क्या बताया कि किन्हीं टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उनके बीच का सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कूलॉम्स ने बताया कि किन्हीं टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली होगा, जबकि इनके बीच का सेपरेशन है उसके आपके स्क्वायर के इनवर्सली होगा। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बट आपको R स्क्वायर। और जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा, इसके बदला में एक लेना पड़ता है कोफ्टेंट, एक यहाँ पर के लिया गया, जिससे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कोफ्टेंट बोलते हैं। और इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कोफ्टेंट भी कहा जाता है। इसका जो वैल्यू है वो दो चीज पर डिपेंड करेगा, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट पर, दूसरा चार्ज के बीच के मीडियम पर। चार्ज के बीच के मीडियम अगर एयर है तो के का वैल्यू कुछ और होगा, वैक्यूम है तो कुछ और होगा, कोई अगर अदर मीडियम है, वाटर है, मेटल है, माइका है, ग्लास है, तो अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। उसी प्रकार अगर हम एसआई सिस्टम यूज करेंगे तो के का वैल्यू अलग आएगा, सीजीएस यूज करेंगे तो के का वैल्यू आपको अलग आएगा। यानी कि के का वैल्यू है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कोफ्टेंट, उसका वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या? फर्स्ट आपका होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, और सेकंड हो जाएगा मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ यूनिट्स। अगर हम सीजीएस लेते हैं तो सीजीएस में आपका एयर के लिए के का वैल्यू लिया जाता है 1, तो फोर्स क्या बन जाएगा? फोर्स आपको इससे बन जाएगा, और आंसर आपको आने वाला है 9 में, क्योंकि आपको लिए सीजीएस। उसी प्रकार अगर ये लिखेंगे एसआई में, तो एयर या फिर फ्री स्पेस के लिए, एयर फ्री स्पेस के लिए के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट देखें तो क्या है? तो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस,
इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नोट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यानी कि के का वैल्यू निकालना हो तो 1 इंटू 4 इंटू 12/7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाता है 8 पॉइंट समथिंग आता है, जिससे राउंड अप करके हम 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ से मेरा जो फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, तो अगर हम एसआई सिस्टम में चलते हैं, मेरा फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², जो आंसर आएगा न्यूटन में। एक न्यूटन क्या होता है 10⁵ के बराबर होता है। आप इसको 11th में आप स्टडी किए। अब आते हैं एप्सिलॉन नोट क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए। इसके फिर उतना होगा, इसका होता है यूनिट 2 गो, एक फैराडे पर मीटर होता है और एक आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर डायमेंशन से बात करेंगे तो आप अगर यहाँ से ऊपर वाले से अगर आप के का डायमेंशन निकाल पाइएगा, अगर आप यहाँ से के का डायमेंशन निकाल सकते हैं तो के जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपका परमिटिविटी का डायमेंशन होता है। अगर आप इसको निकालिएगा, अगर इसको निकालते हैं यहाँ पर के बराबर FR² Q1 Q2, फोर्स का क्या होता है MLT-F2 और आपका आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा AT का स्क्वायर। अगर इसको करते हैं सोल्व तो क्या आएगा, इसको जब करेगा सोल्व तो आपको आ जाता है A-1 L3 T-4 और A-2, इतना आता है के का। तो आपका जो एप्सिलॉन नोट होता है यानी जो परमिटिविटी है वह के जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि के बराबर क्या होता है, के बराबर आपको होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नोट। तो के का अगर इतना होगा तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, जो आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, उसका आंसर आपका हो जाएगा ML⁻³ T⁻4 A⁻² आपका 2 हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट आपका हो जाता है अपोजिट। अगर हम इसका देखेंगे रिलेशन, अगर हम परमिटिविटी का और परमिबिलिटी का इसको लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग आने वाले चैप्टर्स में, यानी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर में। फिलहाल अभी याद रखिए कि अगर हम इन दोनों को आपस में करते हैं रिलेशन तो आपको क्या होता है, आपको इतना वैल्यू कैसे आएगा, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो म्यूनोट बराबर होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 और आपको जो एप्सिलॉन नोट होता है इसका वैल्यू होता है क्या 1/9 × 10⁻⁹। अगर आप इसको करते हैं सोल्व, इसको सोल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आ जाता है म्यूनोट एप्सिलॉन नोट। अगर हम दोनों क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आ जाएगा, आपको यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक आपका है, यहाँ पर आपको 4 पाई छूट रहा है। इससे कि अगर आप यहाँ से केक निकालते हैं वैल्यू, सॉरी, अगर हम ये निकालते हैं एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकालते हैं एप्सिलॉन नोट का, तब क्या देखिएगा इसको, अगर आप यहाँ से निकालते हैं एप्सिलॉन नोट तो क्या आ जाएगा, तो आपको जो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹ आपको 9 आ जाएगा। जब हम दोनों का आपस में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻7 और 1/4 पाई × 10⁻9। इसको सी खत्म हो जाएगा। अगर आप लाते हैं नीचे तो आपको ये सॉरी 9 आपको नहीं दिख रहा होगा, कट गया आपको, दोबारा से हम आपका जो हो जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू 4 पाई × 9 × 10⁻9, 4 पाई से 4 कट गया। अगर लाते हैं 7 को नीचे तो आपको हो जाएगा 9 × 10⁻16 हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और ये है क्या सी है, आपको क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा म्यूनोट एप्सिलॉन नोट बराबर 1/c²। यहाँ से क्या कर सकते हो, जो सी का वैल्यू आएगा √1/म्यूनोट एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो कैसे आता है आपको बता दिए, और डिटेल से पढ़ने के लिए हमें आगे वाले चैप्टर्स को ध्यान में रखना होगा, यानी कि जब वो चैप्टर आएगा, चैप्टर आपका 4th, उसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर हम दो चार्ज के बीच मीडियम चेंज कर देंगे, देखिए अगर फ्री स्पेस होगा, फ्री अगर दो चार्ज के बीच अगर फ्री स्पेस है, लिख देते हैं फॉर फ्री स्पेस, तो दो चार्ज के बीच अगर फ्री स्पेस है तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, उसको मान लेते हैं F0 आ जाएगा आपको K Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप फ्री स्पेस को छोड़कर कोई अगर डाल दिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कोई अगर हम डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, इसका लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। अब ये सब है क्या, आपको जस्ट बता रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कोई मीडियम के लिए, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तब उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो एफ फैक्टर्स क्या डिक्रीज हो जाए, कैसे देखिएगा। तो अगर हम इसको मान लेंगे मीडियम, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या आपको अलग आ रहा है, इसमें आ रहा है 1/K इंटू देखिएगा तो आपको यही एयर वाला आपको क्या मिल जाएगा, आपको निकल जाएगा फोर्स, यानी कि मीडियम के बीच मीडियम के बीच जो लगने वाला फोर्स है एयर वाला, एयर का 1/K टाइम्स आपका हो जाएगा, यानी कि एयर में जितना फोर्स लग रहा है उसका K टाइम्स कम हो जाएगा मीडियम के बीच। ये कैसे आया, देखिए आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक आपका वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम समझते हैं एक और तरीका से, आगे आपको स्लाइड लेते हैं, यहाँ पर समझाते हैं कि ये चीज आपको आती कैसे ऐसे। देखिए यहाँ समझाते रहे, एक आपका होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एक आपका होता है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ये है क्या, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से अगर किसी मीडियम का निकालना होगा परमिटिविटी तो क्या करेंगे, तो जब हम रिलेटिव परमिटिविटी में फ्री स्पेस के परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मीडियम का परमिटिविटी निकल जाता है। परमिटिविटी है क्या, तो परमिटिविटी एक फैक्टर्स है, एक टर्म्स है जिसकी सहायता से हम पता कर पाते हैं कि उन चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा कि कम। परमिटिविटी ज्यादा है तो उन चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स आपका कम होगा, परमिटिविटी कम है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स आपका अधिक होगा। और जो आपका रिलेटिव आपका परमिटिविटी है, इस रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक आपका अपोजिट नेचर है जिससे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से दिखाते हैं, ये दोनों आपका सेम होता है। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें मीडियम का किसी अगर देखिए हम इसको रिप्लेस करिएगा तो आपको हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी फ्री स्पेस। अगर यहाँ से लिखना होगा किसी मीडियम का परमिटिविटी तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। तो आपको यहाँ जो दिख रहा होगा फार्मूला मीडियम के बीच आपको इस रूप में आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो आपका इसको फार्मूला क्या लिखते हैं, फार्मूला एक्चुअल होता है एयर के बीच, एयर के बीच होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मीडियम लिए तो मीडियम में आपका जो फोर्स है K फैक्टर से डिक्रीज होगा, इसलिए K से यहाँ पर डिवाइड आपको कर दिया गया है। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ टर्म्स आपको अगर छूट रहा होगा तो लोग आने वाले जब टॉपिक्स में क्या करेंगे आपको समझा देंगे, आपको बता दिए, आपको जैसी चीज़ आपको होती है कैसे कैसे होती है आपको बता दिए। अगर ये मीडियम मान लेते हैं तो मीडियम कुछ आपका थिकनेस दिया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक अगर मटेरियल मानते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है उसका थिकनेस T है, थिकनेस यानी कि इसका जो चौड़ाई आपका T दिया हुआ है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, और इसे जो चार्जेस के बीच हम क्या करें पार्शियली फील्ड कर दिए, तब बताइए कि इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना होगा। तो अगर दो चार्जेस के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो आपका इन चार्जेस के बीच जो आपका सेपरेशन है, सेपरेशन बन जाएगा R-T+T अंडर रूट आपको K। यहाँ से इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R-T+T अंडर रूट K आपका हो जाएगा होल स्क्वायर आपको हो जाता है। यह था कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड एक टॉपिक्स। अब आते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है क्या, तो सिंपल समझ लीजिए कि जब स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच
लगने वाला फोर्स को वेक्टर्स में अगर रिप्रेजेंट अगर करते हैं उसे ही बोलता है वेक्टर, उसे बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक फिगर छापे कि आपका चार्ज यहाँ पर क्या है Q1, यहाँ पर चार्ज आपको है Q2, और मान लेते हैं इसका पोजीशन मान लेते हैं कि एन एक्स हो गया, एन आपका वाई हो गया। जो Q1 है इसका पोजीशन मान लेते हैं R1 वेक्टर और Q2 को मान लेते हैं R2 वेक्टर। तो इनके बीच जो पोजीशन चेंज कितना आएगा, पोजीशन चेंज आएगा वो R वेक्टर आपका 1 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब पहले Q1 चार्ज था R1 पोजीशन वेक्टर पर, Q2 है R2 पोजीशन वेक्टर पर, तब इसके बीच पोजीशन चेंज कितना होगा, R वेक्टर 1 2 होगा। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स, तो आपका Q1 Q2 पर अगर दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स किस तक खाएंगे, तो आपका दिखाना होगा। देखिए Q1 लगा रहा है Q2 पर तो आपका हो जाएगा ए वेक्टर 2 1, ए वेक्टर 2 1। उसी प्रकार अगर Q2 लगाएगा Q1 पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वेक्टर 1 2। यानी कि जो पहला नंबर लिखा हुआ है उस पर फोर्स लग रहा है और जो सेकेंड नंबर है उसके द्वारा आपका लग रहा है। तो अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स को दिखाना होगा वेक्टर फॉर्म में, तो अगर हम F12 लिखे, F12 है क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे के Q1 Q2 बाई R, इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए वेक्टर 1 2 को लिखेंगे कि के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पर होगा R कैप 1 2, R कैप 1 2 है क्या, ए वेक्टर 1 2 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया गया है जो ए वेक्टर 1 2 के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े हैं तो आपको क्या होता है, आर कैप जो 1 2 है आपका हो जाएगा आर वेक्टर 1 2 डिवाइडेड बाय आर वेक्टर 1 2 का मोड। कितना आ जाएगा, आर वेक्टर 1 2 और आर वेक्टर 1 2 का मोड कितना आ जाएगा, आर वेक्टर 1 2 का जो मोड है इसको हम आर मान लेते हैं। यहाँ पर जो आर क्या है, या जो आर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों चार्ज के बीच का आपका सेपरेशन है। और अगर इसको दिखाना होगा वेक्टर फॉर्म में तो आर वेक्टर 1 2 में दिखाते हैं। यानी कि आर वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम एक्चुअल में इनके बीच जो लगने वाला फोर्स उसको ऐसे दिखाते हैं, तो 1 पर लगने वाला फोर्स को दिखाएंगे इस टाइप से। यानी कि आर कैप 1 2 है क्या, तो आर कैप 1 2 एक यूनिट वेक्टर है जो एफ वेक्टर 1 2 के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको करते हैं सोल्व तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर 1 2 डिवाइड आपका आर के पावर 3 हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इसी को बता दिए कि आपको हम इस तरीके से आपको लिखा जाता है। आर के पावर 2 है क्या, तो एक यूनिट वेक्टर है किधर से, फ्रॉम फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की ओर एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। यानी कि आर कैप 1 2 एक यूनिट वेक्टर है किधर से किधर की ओर, तो आपका फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की ओर आपका एक यूनिट वेक्टर है। चलिए तो ये आपका था सिंपल सा एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स आपको यहाँ पर हो गया। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखने वाले हैं कि आपका जो चार्ज का कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल फोर्स होते हैं, उनका नेचर देखने वाले। जैसे कि अगर हम सबसे पहले लेते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लगता है आपका मास बॉडी के बीच और इसका इतने आपको वैल्यू से लगता है और ये आपका हमेशा क्या होता है, एट्रैक्टिव होता है। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ का फॉलो करेगा। किसके लिए, ये आपका लॉन्ग रेंज आपका फोर्स आपका होता है। यानी कि या आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आपका लग सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के जो डिस्टेंस है उससे कम दूरी पर लगता नहीं है, और आपका प्लैनेट्स के बीच लगता है। यानी कि यह सिंपली देखिए ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये लंबे दूरी तक ये आपका इफेक्टिव होता है। अगर बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि एक बॉडी दूसरे बॉडी में जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा बॉडी में लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे बराबर लगाते हैं, रिलेटिव इसका वन होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपका एट्रैक्टिव भी होगा रिपल्सिव होगा, डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर आपका देखिए स्टेशनरी रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, आपका जगह इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और मूविंग हो गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इनका जो कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो दोनों को दोनों डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज या फिर पोल पर। अगर बात करेंगे स्टेशनरी चार्ज, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करें तो आपको चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे
यहाँ पर भी आपका मूविंग चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा या फिर मैग्नेट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है दोनों होता है, एट्रैक्टिव भी रिपल्सिव, जैसे कि अगर प्लस प्लस है तो लगेगा रिपल्सन, अगर माइनस माइनस है तो रिपल्सन, प्लस माइनस है तो एट्रैक्शन। उसी प्रकार कोई अगर मूविंग अगर चार्ज है, कोई मूविंग चार्ज है, कोई अगर पॉजिटिव मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में कोई एक नेगेटिव मूविंग चार्ज आता है, इनके बीच लगता है एट्रैक्शन। ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट है, या अगर नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है तो लगेगा एट्रैक्शन। अगर दोनों रहता नॉर्थ, अगर आपका रहता ये भी आपका नॉर्थ है ये भी आपका नॉर्थ है तो क्या लगता है रिपल्सन। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वह एट्रैक्टिव भी होता है और आपका रिपल्सिव भी। ये भी आपको थोड़ा लगा फॉलो करता है। और कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव यानी कि इसके द्वारा किसी क्लोइड पाथ पर किया गया वर्क आपको क्या होगा, जीरो आपको होगा। चलिए, यह आपका ये भी आपका लॉन्ग किल के लिए, लेकिन यह कुछ किलोमीटर्स यानी कि ज़्यादा लंबे नहीं, कुछ दूरी तक ये आपका इफेक्टिव होता है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा वो 10⁻37 के आपका होता है। अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस यानी कि जो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, आपका प्रोटॉन हो गए न्यूट्रॉन हो गए, उनकी बात कर रहे हैं। तो यह आपका देखिए, इसके बारे में अभी तो कोई भी एग्जैक्ट डाटा आपको मिला नहीं है। कैसे दिखेगा, अगर ऐसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो हमें अभी तक यही जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एट्रैक्शन। लेकिन अगर बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी इनके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कोई भी अभी एग्जैक्ट डाटा अभी तक आया नहीं है। ये भी बात करेंगे तो ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स यानी कि यह आपका जो न्यूक्लियर साइज है, यानी कि जो 10⁻15 यह होता है आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस, इतने रेंज के लिए आपका होता है। और यह आपका नेचर का क्या होता है, एस्ट्रोगेट आपका फोर्स होता है। बात करेंगे वीक का, ये आपका जो बीटा डीके होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाला है, जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं। इसका भी तो कोई भी फार्मूला आपको नहीं निकला है, ये भी आपका शॉर्ट के लिए, यानी कि भी आपका जो आपका न्यूक्लियर साइज है उसके लिए आपका यह अप्लीकेबल होता है। जैसे मेन चीज आपको है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर। आप इन सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा कि किस किस नेचर का होता है। कुछ और भी बातें हैं, कूलॉम्स लॉ है वह मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मूविंग चार्ज है वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है। जैसे देखिए, अगर आपका एट रेफ्ट चार्ज है, एट रेफ्ट चार्ज है, यह आपका हमेशा क्या करेगा, यह केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लिखेंगे यहाँ पर ओनली ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर चार्ज अगर मोशन में होगा, बात करेंगे अगर मूविंग चार्ज, चार्ज अगर मोशन में है तो यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज यह मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्रिएट करता है। कूलॉम्स लॉ मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपको क्रिएट करता है। यह जो आपको है यह आपका इससे जो ज़्यादा है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर साइज है इससे लंबे दूरी के लिए आपका वैलिड है। इससे कम दूरी होगा, यानी कि अगर आर का वैल्यू अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा तो इसके लिए आपको क्या होता है, कूलॉम्ब से वैलिड नहीं है। यानी कि न्यूक्लियर साइज से अधिक दूरी के लिए आपको कूलॉम्ब से लगा सकते हैं। न्यूक्लियर साइज के जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियर साइज से कम दूरी पर हम कूलॉम्ब लगा नहीं सकते। यह था कूलॉम्ब्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स था। चलिए हम लोग देखने वाले हैं आगे के टॉपिक्स। आगे टॉपिक्स आपको है वही कुछ पॉइंट्स ही है कि अगर देखिए दो चार्ज है Q1 Q2 क्या चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन अगर R मान लिए, तो जितना फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पर उतना ही आपका Q2 लगाता है Q1 पर, तभी तो ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। लेकिन अगर हम इनके बीच अगर इनके नज़दीक में कोई अगर हम थर्ड चर को ला दे Q3, कोई अगर थर्ड चर ला दे Q3, तो इसका है इस पर आपका कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। इसका जो है इस जो आप Q1 Q2 के नज़दीक में जो आप थर्ड चार्ज लाए हैं, इसका इन दोनों चार्ज पर, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है इस पर आपको कोई भी आपका इफेक्ट पड़ता नहीं है। यानी कि Q1 अगर अभी देखिए Q1 अगर अभी लगा रहा है इस पर अगर F21 फोर्स,
और अगर Q2 लगा रहे इस पर F12 फोर्स, तो इस थर्ड चार्ज को लाने पर इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये भी अब अभी भी क्या रहेंगे, अभी भी आपका जो F12 का जो वैल्यू है F21 का आपका बराबर ही रहेगा। डायरेक्शन होंगे अपोजिट, लेकिन आपका फोर्स पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। अगर हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का कोई रेशियो लेंगे, तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक बार निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और एक बार निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इनका जो रेशियो आएगा वह रेशियो आपका 10⁻⁻43 का आपको क्या होता है, बराबर आता है। अगर दो प्रोटॉन्स लेते हैं तो दो प्रोटॉन्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो आएगा वो 10⁻⁻36 के बराबर होगा। अगर हम एक प्रोटॉन लिए और एक इलेक्ट्रॉन लिए और इनके बीच एक बार क्या निकाले ग्रेविटेशन, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जो आपका फोर्स का जो रेशियो आएगा वह आपका 10⁻39 के बराबर होता है। अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल जो फोर्स है उसके आपका ऑर्डर का, तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियर होता है, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे आपका वीक न्यूक्लियर, और आपका क्या होता है, यह आपका होता है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि नेचर का जो सबसे कमजोर बल है वह ग्रेविटेशन है, और न्यूक्लियर क्या है आपका हो जाएगा स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स का एक स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है और आपका ग्रेविटेशन आपका वीकेस्ट फोर्स होता है। तो इन सब बातों को हम लोग देखें, हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब क्या चीजें है, और इससे संबंधित कुछ आपका प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। और देखिए कुछ क्वेश्चन है अभी दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने को ट्राई करिएगा। अगर आपसे बन जाता ठीक है, नहीं तो हम आने वाले लेक्चर्स में इन सभी को हम लोग डील कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए। चलिए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर करते हैं ब्रेक, और आप जो दिए गए क्वेश्चंस को आप सोल्व करिएगा। जिनको जहां भी डाउट होगा वह कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल जो नंबर्स है, पर्सनल नंबर्स को कल बताया था आपको कि 8340575013, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।